का इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हर बैंक के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो साइबर रिलेटेड चीज़ के लिए ज़रूरत है। एक तो AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स रहते हैं जो RBI ने गाइडलाइंस दिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स। दूसरा है STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। ये दोनों चीज़ को बैंक को अनिवार्य रूप से कंप्लायंस करना चाहिए, लेकिन ये बैंक की तरफ से ये प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं रहा। इस वजह से अगर मान लीजिए मैं आज एक करंट अकाउंट खोलता हूँ, ठीक है, मैं किसी MSME रजिस्ट्रेशन दिखा के मैं करंट अकाउंट खोल दूँ, मैं अगले एक साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अचानक अगले साल एक दिन अचानक मेरे पास 1.5 करोड़ आ गए और अगर विदिन 5 मिनट 10 मिनट में पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। मतलब ये सस्पिशियस है। जो हमारा नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न से हट के हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, ये बैंक को वेरीफाई करना चाहिए, देख के फिर उसके बाद कार्रवाई करना। तो हमेशा डिजिटल अपराध से, साइबर अपराध से बचने के लिए एक ही उपाय है जो हमारा अलर्टनेस है। जितना जागरूक रहेंगे उतना हमारे लिए। सर हम लोग जितना जागरूक हो रहे हैं तो साइबर क्राइम वाले जो लोग हैं वो भी तो जागरूक हो रहे हैं। इतने नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, कैसे फंसे। जैसे अभी आजकल ट्रेंड आया है कि इन्विटेशन कार्ड व्हाट्सएप पे भेज देने का। तो अब व्हाट्सएप पे अगर इन्विटेशन आया है कि वेडिंग इन्विटेशन की फ़ोटो है, तो फोटो के पीछे एक APK सॉफ्टवेयर होता है जो कि उसको क्लिक करने के साथ लोड हो जाएगा। आदमी को लगेगा कि मुझे इन्विटेशन कार्ड मिला है, लेकिन उसके पीछे जो है वो एप्लीकेशन लोड हो जाएगा। अभी जो मैंने आपसे पूछा उसका कारण ये था कि मेरे एक परिचित के हैं और बहुत क्लियर हैं। उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि उनको लोन चाहिए था। आजकल ये जो ऐप वाले लोन वाले आते हैं वो बाकायदे उनका लोन आ भी गया उनके ऐप के थ्रू, और उस ऐप ने उनकी पूरी गैलरी को कैसे भी करके डाउनलोड कर लिया। अब उनके जितने भी फैमिली मेम्बर थे उनको उनकी वही फ़ोटो को जो है थोड़ा सा एडिट करके लोगों को सबको भेज करके उसको ब्लैकमेल करने लगा कि तुम्हारे मम्मी को भेज देंगे फ़ोटो, तुम्हारे इसको भेज, क्योंकि सबका नाम होता है भाई मम्मी पापा ये सबके नाम से, तो उसको पूरा फ़ोन बुक भी मिल गया। अब इवन उस फैमिली की सुसाइड करने की कंडीशन आ गई। अब जब वो पूरा का पूरा फैमिली में पता चला, उसकी वाइफ ने फ़ोन किया फैमिली में कि कह रहे हैं कि चलो सारा अपना अपना कपड़ा बांध लो और रात को निकलना है क्योंकि अब बर्दाश्त भी बाहर हो रहा है। तकरीबन 3-4 लाख रुपए वो लोग दे चुके थे वो जो स्पैमर था उसको। और उसके बाद फिर उसकी वाइफ ने थोड़ी बुद्धि दिखाई, घर में फ़ोन किया कि माँ पापा मम्मी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो ये लोग जब आए और जब चीज़ों को सब समझा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब फिर उनसे बात चालू हुई उस स्पैमर की, तो कहें कि अब साइबर क्राइम में जाएंगे। जब साइबर क्राइम में रिपोर्टिंग करने गए तो कहें कि देखिए अब ये लोग अभी तक पैसे लेते हैं जब तक कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं, या फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, उनका फ़ोन आना बंद हो जाएगा। आप बस खाली फ़ोन नंबर बदल करके फ़ोन नंबर दूसरा चालू करो, अपने जीवन को फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि 5000 केस पहले से ऑलरेडी दर्ज हुए और किसी का कुछ नहीं होगा। नहीं कोई नहीं सर, आपका भी बहुत समय इम्पोर्टेंट होता है, एक समय नहीं, इसमें ये समझ जाए कि फोटो से क्रक्स क्या सर वही किसी वो फ़ोन बुक और गैलरी सब हैक करके तो इसमें है ना कि जो हमें जितने तरीके से जो नया तरीका वो जो लोग अपना रहे हैं उसका भी जानकारी रखना हमारा काम है, क्योंकि आप लोग एक संस्थान का एक मुखिया के रूप में आपका रोल भी इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें ये सबसे जब मैं पहले आया था सबसे पहले मैंने यही देखा, अखबार पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल ये जो चीज़ आपने उन्होंने लिखा है सर, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में हम किसी को भी ये पढ़ने की आदत नहीं, छूट गया, धीरे धीरे वो छूट गया। और ये हम लगातार हम जितना भी आवाज़ कैसे हम लग रहे हैं। इसमें एक वाक्य बात है, एक रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार पटना हाई कोर्ट, उनके साथ भी डिजिटल अरेस्ट हुई। ऐसा नहीं है कि केवल ये मिडिल क्लास ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, जो साइबर रिलेटेड मामले में जो कमज़ोर लोग हैं उनको टारगेट किया है, जो पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जा रहे हैं। जैसे जो जामताड़ा करके एक TV सीरीज आती है, इसका टैग लेने भाई तो अपना नंबर आएगा। ये कहीं ना कहीं सभी लोगों का अपना नंबर तो कहीं ना कहीं किसी दिन तो आएगा यार। एक आपको आश्चर्य का विषय भी है कि मेरे साथ भी डिजिटल अरेस्ट हुई है, मुझे भी 3 दिन डिजिटल अरेस्ट करके रखा था, लेकिन मुझे पता था कि ये साइबर क्रिमिनल है। फिर धीरे जब हमने पूरा इसका जानकारी की तो ये कंबोडिया में बैठ के वो पूरा चला रहा था साइबर का। तो हमको जितना अलर्ट कर सकते, जितना अलर्ट रह सकते हैं उतना हमारे लिए फ़ायदा है। और ये जैसे डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही, कहीं भी कानून में ये प्रावधान नहीं है कि किसी को डिजिटली अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के लिए एक सेट प्रोसीजर है, आपको व्यक्तिगत आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा किन कारणों के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, एविडेंसेस इकट्ठा करना पड़ता है।
ऐसा नहीं कि आप फ़ोन से बैठे बैठे बात करेंगे, आप एक ही कमरे में रहिए, हम आके आपको अरेस्ट करेंगे। कोई भी पुलिस ऐसा होता है कि आप बैठे रहिए, हम आके अरेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कुछ छोटा सा क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग करिए, वो अपने आप। नमस्ते, आज हमारे साथ हैं डीसीपी क्राइम वाराणसी श्रवण टी जी। हम इनसे जानेंगे कि साइबर क्राइम से कैसे बचें। जैसा कि हमें पता है कि बहुत तेज़ी से साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हम यही जानना चाह रहे हैं कि हम उस अलर्ट को कैसे समझें। 2-3-4 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए, कृपया वो हमें बता दें। ये आप सब अवगत हैं कि 2019 कोविड के बाद ये साइबर और साइबर अपराध ज़्यादा बढ़ गए, और उसमें ये अगर कि देखा जाएगा तो साइबर अपराध को 2 कैटेगरी में हम कैटेगराइज करेंगे कि एक तो फिनेंशियल फ्रॉड और दूसरा नॉन फिनेंशियल फ्रॉड। नॉन फिनेंशियल फ्रॉड में अधिकतर जो आपका फ़ोटो का मिसयूज़ होना या आपका फर्जी अकाउंट क्रिएट करना, ऐसे इसको हम नॉन फिनेंशियल फ्रॉड में इंक्लूड करेंगे। और दूसरा फिनेंशियल फ्रॉड, जैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर या आपके साथ कोई डिजिटल अरेस्ट के मामला हो के आपके साथ पैसे की धोखाधड़ी हुई, ये दोनों कैटेगरी में। जैसे हम नॉन फिनेंशियल क्राइम की बात करें, अधिकतर हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है को मिसयूज़ करके साइबर अपराधी हैं धोखाधड़ी करते हैं। कि अधिकतर जो हमारा फ़ोन्स, फ़ोटोज़, मोबाइल नंबर, ये जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके, जो आज के ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये में अपना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को मॉडिफाई करके, इसको मिसयूज़ करके या कंटेंट को अश्लील बना के ये वायरल कराने की धमकी दे देते हैं। ये इसको हम बोलते हैं कि सेक्सटॉर्शन है। ऐसे मामले से बचने के लिए आप अपना प्राइवेट फ़ोटोज़ और ये जो वीडियोज़ हैं, इसको किसी से शेयर करने से पहले 1-2 बार सोच लें कि क्या इसको शेयर करने की ज़रूरत है कि नहीं। इसके साथ साथ जो हमारा सेफ्टी फीचर्स है, व्यू वंस ऑप्शन है, वीडियो नोट है, उसको इस्तेमाल करें ताकि जो दूसरे जिसको हम फ़ोटो भेजें इसको गलत इस्तेमाल ना करें। फ़ोन में सर तो 4 चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं। जैसे हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो सभी के फ़ोन में है, तो उस पर हम कैसे ध्यान दें। एक चीज़, दूसरी चीज़, हम कहीं भी आधार, पैन और तमाम डॉक्यूमेंट जो दे रहे होते हैं, उन सब चीज़ों पे कैसे ध्यान दें ताकि हम इससे बच सकें। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशंस अपना फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, ये कोशिश करें कि जो ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, जो गूगल प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है या माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है, उसी संबंधित जेन्युइन पोर्टल से ही वो डाउनलोड किया जाए। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जैसे ये कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, इसको कृपया करके इंस्टॉल ना करें। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को विशेष रूप से डाउनलोड ना करें। सर, ये जानना है कि डिजिटल अरेस्ट का नाम आते ही हम डर जाते हैं और बहुत तेज़ी से हम अपने जो सामने वाला हमसे चाह रहा होता है उसी के तरीके से हम चलने लगते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट का नाम आते ही हमें किस तरीके की सावधानी करनी चाहिए? ये साइबर फिनेंशियल फ्रॉड में 2 प्रक्रिया हैं जो अधिकतर अपनाया जाता है। एक तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड है, दूसरा है हमारा डिजिटल अरेस्ट का। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड में ये पहले लोगों को ये प्रलोभन देते हैं कि आप इतना पैसा डाल दीजिए, आप 2 गुना 3 गुना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। पहले आप वो पैसा, आपको भरोसा जीतने के लिए पैसा वापस दे ही देते हैं। जब भारी संख्या में, भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं और अपने आप को ये पैसा को ये किसी दूसरी वेबसाइट में, ये फर्जी वेबसाइट दिखा के आपका पैसा इतना परफॉर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पूरा अपना पैसा लेके वो चले जाते हैं, धोखाधड़ी हो जाती है। और दूसरे हैं डिजिटल अरेस्ट के मामले। डिजिटल अरेस्ट के मामले में ये किसी ऑफिसर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर बन के या जज बन के आपके साथ वीडियो कॉल्स करते हैं। ये सबको ये बताना चाहता हूँ कि कानून में कहीं भी डिजिटली अरेस्ट करने की कहीं कोई प्रावधान है ही नहीं, और ये सभी लोगों को ये जागरूक करने की आवश्यकता है। जो बेसिक कानून है, जो अरेस्ट प्रोसीजर है, अरेस्ट प्रोसीजर में कहीं भी डिजिटली अरेस्ट करने के कोई प्रावधान नहीं है। और अगर कोई जज या ऑफिसर बन के कोई फ़ोन आ रहे हैं, तो ये किसी भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने से पहले फ़ोन करके नहीं आते कि आपको अरेस्ट करना है। सर, आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि जो ये साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, उसे हमें कितनी जल्दी से बताना चाहिए या पुलिस को कितनी जल्दी सूचना देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हम बहुत सारे लोग हमारे साथ घटनाएं हो जाने के बाद हम उसे छुपाते हैं, उसे कैसे हमें उस पर क्या करना चाहिए? ये साइबर अपराध से बचने के लिए सबसे पहला उपाय है कि जितना अलर्ट रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर आपके साथ अलर्ट होने के बावजूद भी आपके साथ कुछ घटना होती है, जितना जल्दी इसका रिपोर्टिंग करें उतना हमारे लिए रिकवरी, पैसा रिकवरी या इसको ये केस को वर्कआउट करने में हमारे लिए आसान रहेगा। जैसे एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 1 घंटे के अंदर इसको हॉस्पिटल पहुंचाना, जो भी मरीज है। इसी टाइप का साइबर में भी एक गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है।
घटना होने की 24 घंटे के अंदर इसको रिपोर्ट किया जाए तो जो आपका जो पैसा है जो धोखाधड़ी हुई उसका रिकवरी जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमेशा साइबर अपराध में जो एक समस्या है कि लोगों के मन में एक एम्बैरेसमेंट रहते, गिल्ट रहते, मेरे साथ ऐसे धोखाधड़ी हुई है और इसमें मैं कैसे रिपोर्ट करूँगा, ये मेरा बेइज्जती हो जाएगा। इस साइलेंस को हमको तोड़ने की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना तुरंत ये साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई की सकते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे श्रवण टी, डीसीपी क्राइम वाराणसी। आप इनसे जान रहे थे कि साइबर अपराध से कैसे बचा जाए और साइबर अपराध को लेकर के क्या क्या चुनौतियां हैं और हमें किस तरीके से उसके बचाव के लिए अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।